न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में तो हम जान चुके हैं कि अल्फा, बीटा या गैमा या न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल्स हैं उनका स्ट्रीम ये कितनी डेंजरस है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट या हमारी बॉडी के ऊपर इनका जो इफेक्ट है उसको मेजर कैसे किया जाएगा, यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमारा चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 17 है, जिस पे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन मतलब कि हमारी बॉडी के ऊपर इन रेडिएशंस के क्या असरात हैं और इनको मेजर कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम ये देखें कि कोई भी रेडिएशन या कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो हमारे लिए कितना डेंजरस है, उससे पहले हम उस रेडियो एक्टिव सोर्स की एक्टिविटी के बारे में पता लगाते हैं। एक्टिविटी क्या है? आपको याद होगा हमने हाफ लाइफ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एक्टिविटी से क्या मुराद है, जिसे हमने रेट ऑफ डिके भी कहा था, जिसे मैंने उस लेक्चर में डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से जाहिर किया था। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी का एसआई यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। इसका एसआई यूनिट है बैक्यूरल। बैक्यूरल साइंटिस्ट के नेम से ही इसका यूनिट है। 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का अगर 1 सेकंड में एक एटम डिके होता है या एक न्यूक्लियस डिके होता है या डिसइंटीग्रेट होता है, कहने का मतलब ये है कि पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है 1 सेकंड के अंदर अंदर, तो हम कहेंगे कि इस सैंपल की एक्टिविटी कितनी है, 1 बैक्यूरल। सो 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको शॉर्टकट में DPS भी लिख सकते हैं। इसका एक बड़ा यूनिट भी है जिसे क्यूरी कहते हैं, क्यूरी के नाम से, दैट 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 10 बैक्यूरल। तो ये क्यूरी भी मैंने आपको बता दिया, ये भी एक्टिविटी का यूनिट है और बैक्यूरल भी एक्टिविटी का यूनिट है। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसको मेजर कैसे किया जाएगा। याद रखें, इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं डोज। डोज मतलब जैसे आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको कोई डोज देता है कि भाई ये डोज खाओ तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन यहाँ जिस डोज की मैं बात कर रहा हूँ ये इन रेडिएशंस की डोज है जो हमारी बॉडी को मिलने वाली है या मिल सकती है, जो हमारे लिए डेंजरस है। बेसिकली हम इस डोज की बात कर रहे हैं। फर्ज कर लें ये एक कोई भी ह्यूमन है, फर्ज कर लें कोई बच्चा है यहाँ पे, इसके ऊपर खुदा ना खासा रेडिएशंस पड़ रही हैं। तो रेडिएशन जब किसी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, वो चाहे अल्फा है, बीटा है, एक्सरे है, चाहे न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं, तो इन रेडिएशंस की वजह से उस बॉडी के उस हिस्से में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर हम ये पता लगा लें कि बॉडी के कितने मास में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है और हम इन दोनों की रेशो ले लें, तो इसे हम बोलेंगे डोज। मैं आपको पहले डोज का फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इसको डिफाइन कर लेंगे। फॉर्मूला इसका बनेगा 1 डोज यानी कैपिटल D इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल मास। यानी ऊपर एनर्जी लिखें जो रेडिएशन की वजह से एब्जॉर्ब हुई बॉडी के अंदर, और नीचे उस बॉडी के उस हिस्से के मास से डिवाइड कर दें। अब जरा गौर करें, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मैं नीचे मास की जगह यूनिट मास ले लूं यानी 1 kg ले लूं, तो जितनी भी एनर्जी 1 kg मास में एब्जॉर्ब हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, डोज। यानी डोज को मैं फिर कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। पर यूनिट मास यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर kg या पर यूनिट मास भी आप कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको डोज का फॉर्मूला लिखवा दिया। डोज का एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट होता है ग्रे। ग्रे को GY से जाहिर करते हैं, जैसे सामने लिखा आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप गौर करें, फॉर्मूला में ऊपर एनर्जी है, नीचे मास है। एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है और मास का kg है। ऊपर जूल आ गया और नीचे kg आ गया। सो 1 ग्रे इज इक्वल टू जूल पर kg। अच्छा, ये जो ग्रे है इसका एक ओल्ड यूनिट भी है जिसे रेड कहते हैं, RAD, और ये एक्रोनिम है, यानी इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज।
इसको इस तरह से एब्रीविएट कर सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, याद रखें 1 रेड यानी 1 RAD ये इक्वल होता है 0.01 ग्रे के, 0.01 ग्रे। अच्छा, ये कन्वर्शन भी आपने याद रखनी है क्योंकि ये MCQ में पूछी जा सकती है। अच्छा, इसका उलट भी हम बना सकते हैं, जरा गौर करें किस तरह। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड पे देखें 0.01 ग्रे को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्रे, राइट हैंड साइड पे 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने रेड आ गया, 100 रेड। इसका मतलब है 1 ग्रे कितने रेड के इक्वल है, 100 रेड के इक्वल है। तो फिर बड़ा यूनिट कौन सा हुआ, ग्रे बड़ा यूनिट हुआ और रेड छोटा यूनिट हुआ। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये कि फर्ज कर लें एक बॉडी है, उस पे अल्फा रेडिएशंस फॉल करती हैं और उतने ही मास पे उतनी ही बीटा रेडिएशंस फॉल करती हैं। यानी आप यूं समझ लें कि अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशंस की एक जितनी डोज आपने ली है, तो इसमें से ज्यादा डेंजरस कौन सी है? डोज से तो ये पता नहीं चल रहा, डोज ने तो हमें सिर्फ ये बताया कि गिवन मास में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये नहीं पता चल रहा कि ज्यादा डेंजरस कौन सी है। इसके लिए हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसकी वजह क्या है। जैसे अगर मैं अल्फा रेडिएशन और एक्स रेज की बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, अगर अल्फा और एक्स रेज इन दोनों रेडिएशंस की एक जैसी डोज बॉडी के एक जैसे हिस्से में दी जाए तो पता कौन सी ज्यादा डेंजरस है? अल्फा रेडिएशंस तकरीबन 20 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। अल्फा रेडिएशंस 20 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि डोज पे ये डिपेंड नहीं करता, ये हमने जान लिया कि कोई रेडिएशन जो है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है, ये चीज़ सिर्फ डोज पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरा ये बात भी याद रखें कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में अगर एक जैसी डोज दें तो इफ़ेक्ट मुख्तलिफ होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि हैंड पे, फेस पे या आर्म पे एक जितनी डोज दें तो असर भी एक जितना होगा। हैंड पे कोई और इफेक्ट आएगा, फेस पे कोई और इफेक्ट आएगा, आर्म पे कोई और इफेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रॉन्स जो है वो आई के लिए ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के बाकी पार्ट्स पे अगर न्यूट्रॉन को एक्सपोज किया जाए तो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना आई के लिए डेंजरस है। तो इसके लिए हमें फिर एक दूसरी टर्म डिफाइन करनी पड़ती है डोज के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडिएशन रिलेटिवली कितना ज्यादा डेंजरस है, बायोलॉजिकली, मेडिकली कितना ज्यादा डेंजरस है, हमारे लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है। तो इसको बोलते हैं RBE फैक्टर। फिर हम क्या करते हैं, डोज यानी कैपिटल D को RBE फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट आया है और हमारी बॉडी को कितना ज्यादा खतरा है। इसके लिए फिर हम एक नई डेफिनेशन देते हैं, नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट डोज, जिसे मैं DE से जाहिर कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला बनेगा डोज मल्टीप्लाइड बाय, डोज यानी कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय RBE। आपको साथ एक टेबल भी नजर आ रहा होगा, इस टेबल में मुख्तलिफ रेडिएशंस के RBE फैक्टर गिवन है कि कोई भी रेडिएशन कितनी एनर्जी वाली हो तो उसका RBE फैक्टर क्या होगा। ये टेबल आप MCQs के लिए याद कर सकते हैं या एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए आप इसको माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, बात हम कर रहे थे इक्विवेलेंट डोज की। इक्विवेलेंट डोज का ऐसा यूनिट होता है सेवर्ट, इसे SV से जाहिर करते हैं और सेवर्ट जो है इसके राइट हैंड साइड पे यूनिट क्या बनेगा, डोज की जगह ग्रे आ गया, उसका ऐसा यूनिट और साथ RBE फैक्टर जो भी है वो आ जाएगा। सो 1 सेवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाइड बाय RBE। सेवर्ट का भी एक पुराना यूनिट है, ओल्ड यूनिट है, जिसे रेम कहते हैं। 1 रेम इज इक्वल टू 0.01 सेवर्ट। अब ये भी कन्वर्शन आपने याद रखनी है और इसका भी इन्वर्स यानी उल्टा आप देख सकते हैं। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें, सामने मैं बॉक्स में आपको दिखा देता हूं। तो 1 सेवर्ट किसके इक्वल आ गया, 100 रेम के इक्वल आ गया। तो अभी तक लेक्चर के इस हिस्से में मैंने आपको बताए, मैंने आपको डोज के बारे में बताया,
फिर हमने ये देखा कि डोज हमें ये नहीं बताती कि हमारी बॉडी को कितना रिस्क है, यानी और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी के किस पार्ट में कितनी डोज गई है ये भी मैटर करता है। यानी एक जैसी डोज बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में दी जाए तो उसका असर डिफरेंट होगा। इसके लिए फिर हमने RBE फैक्टर की बात की, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट डोज की बात की, उसके बाद हमने उनके SI यूनिट्स और ओल्ड यूनिट्स की भी बात की। अब हम बात करते हैं कि इन रेडिएशंस की कितनी डोज हमें कहाँ से मिल रही है। अगर तो हम बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात करें तो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो है पर ईयर हमें इनकी 2 मिलीसीवर्ट डोज मिलती है। लेकिन ये भी बात याद रखें कि 3 सीवर्ट डोज अगर हमें मिले तो वो हमारी स्किन पे बर्न, मतलब स्किन बर्न कर सकती है, स्किन में जलन पैदा कर सकती है, जिसे हम रेडिएशन बर्न कहते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ में वर्कर काम कर रहे हैं या माइंस में काम कर रहे हैं, उनको अगर वीकली 1 मिलीसीवर्ट डोज मिलती है तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा डोज मिलती है एक वीक में तो ये उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और रेडिएशंस की, जैसे अल्फा रेडिएशंस की अगर बात करूं तो अल्फा रेडिएशंस अगर तो फर्स्ट कर लें, अल्फा सोर्स जो है जिसके अंदर से अल्फा रेज निकल रही हैं वो हमारी बॉडी से बाहर है, फिर तो ये इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो अल्फा रेज के लिए शील्ड का काम करती है और स्किन के अंदर से अल्फा रेडिएशंस बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने अल्फा सोर्स स्वेलो कर लिया है, अल्फा सोर्स को हमने खा लिया है, हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अंदर से जो अल्फा रेडिएशंस है वो हमारे टिश्यूज़ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी बात याद रखें कि अल्फा और बीटा रेडिएशन जो है ये रेडनेस पैदा करती है हमारी स्किन पे और जलन का एहसास होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा रेज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो और तरह की लो लेवल रेडिएशंस हैं, लो लेवल रेडिएशन जैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता रहा था, रेडिएशन एक्सपोजर में लो लेवल रेडिएशंस की वजह से बालों में कमी हो सकती है। इसके अलावा स्किन की डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, स्किन में रेडनेस हो सकती है, ठीक है, इनकी वजह से लो लेवल रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स में कमी हो सकती है, लंग्स में स्टिफनेस आ सकती है इनकी वजह से, और वाइट ब्लड सेल्स में कमी की वजह से एक बीमारियों की चेन चल सकती है, जिसमें डायरिया है या उसमें वॉमिटिंग है, ठीक है, या उसमें क्या बोलते हैं उसको, फीवर वगैरह या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो चल सकती हैं। इसे रेडिएशन सिकनेस भी कहते हैं। इसके बाद हाई लेवल रेडिएशंस की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारी डिजीज़ आ रही हैं, जिनमें कैंसर भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक डिज़ीज़ का एक सिलसिला है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ये मैं हाई लेवल रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो इसको समझ लेंगे, लेकिन जो मेरे जैसे इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो बच्चे इसको ठीक से नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरा भी FSC प्री इंजीनियरिंग था, तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो नहीं समझ सकते, बायो वाले समझ जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी डिजीज़ हैं। आपने ये जो डिजीज़ हैं इनके नाम आपने मेमोराइज़ करने हैं, आपको ये ज़ुबानी याद होने चाहिए, यानी MCQs वगैरह के लिए। ख़ासकर जो मैंने ऊपर आपको वैल्यूज़ बताई हैं, जैसे 2 मिलीसीवर्ट आपको पर ईयर वैल्यू बताई बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से। इसके अलावा 3 सीवर्ट मैंने एक वैल्यू आपको बताई जो रेडिएशन बर्न करती है। इसके अलावा पर वीक मैंने आपको वर्कर्स के लिए वैल्यू बताई थी 1 मिलीसीवर्ट, जो कंपैरेटिवली सेफ है। अल्फा और बीटा रेडिएशंस का जिक्र किया। ये सारी बातें आपने MCQs के लिए याद रखनी है। साथ ही आपको एक टेबल भी नज़र आ रहा होगा जिसमें मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज से कितनी डोज हमारी बॉडी को मिल रही है, ये सारा कुछ लिखा है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।